हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मेवाड़ के पूरे शासन क्रम को हम और पूरे के पूरे जो राजा हुए हैं मेवाड़ के एक एक महाराणा को हम डिटेल से पढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जगत सिंह प्रथम जो हैं, जिनका शासन काल जो था वो 1628 से 1652 ईस्वी तक है, उनको हमने डिटेल से पढ़ लिया था। जगत सिंह जो प्रथम है, उन जगत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठते हैं उनके पुत्र, जिनका नाम है राज सिंह। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है राज सिंह का, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह सन 1652 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं अपने पिता जगत सिंह फर्स्ट की मृत्यु के बाद में। जो राज सिंह है, उन राज सिंह ने क्या किया, राज सिंह ने पिता जगत सिंह के द्वारा जो करवाए गए काम थे, उन कामों को आगे कंटिन्यू रखा। कौन कौन से महत्वपूर्ण काम थे, जैसे कि जगत सिंह जो हैं, वो जगत सिंह के द्वारा कुछ निर्माण कार्य करवाए गए थे। उन निर्माण कार्यों के अंदर जहां कहीं कुछ कमियां रह गई थी, वो कमियां राज सिंह के द्वारा पूरी करवाई गई। एक चीज और थी, जो राज सिंह हैं, उन राज सिंह ने एक काम और किया, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का काम जगत सिंह के द्वारा शुरू करवाया गया था, उसको राज सिंह ने भी बाद में जारी रखा था। जिसका पता जब शाहजहां को चला, तो शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व के अंदर एक फौज जो है वो मेवाड़ भेजी, और इस फौज के द्वारा चित्तौड़ किले में करवाए गए सारे के सारे जो पुनर्निर्माण के काम थे, उन सभी पुनर्निर्माण के कामों को तुड़वा दिया गया। लेकिन जब 1657 ईस्वी के अंदर शाहजहां अस्वस्थ हुआ, तो शाहजहां के अस्वस्थ होने पर हुआ क्या कि शाहजहां के पुत्रों के अंदर उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। शाहजहां के अगर हम पुत्रों की बात करें, तो शाहजहां के 4 पुत्र थे। अगर हम शाहजहां के पुत्रों की बात करें, तो शाहजहां के 4 पुत्र थे। पहला जो शाहजहां का पुत्र था, उसका नाम था दारा सिको। दूसरा था शाह शुजा। तीसरा औरंगजेब। और चौथा मुराद बख्श। तो शाहजहां के पुत्रों में क्या हुआ, शाहजहां के पुत्रों में हो गया उत्तराधिकार संघर्ष। और यह जो उत्तराधिकार संघर्ष है, इस उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर जो मुख्यतया लड़ाई थी, वो थी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच के अंदर। मुख्यतया जो लड़ाई थी वो किस किस के बीच में थी, वो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में थी। शाहजहां जो था, वो दारा शिकोह जो है, उस दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता था, लेकिन औरंगजेब जो है वो खुद गद्दी पर बैठना चाहता था। इस कारण से क्या होता है, सन 1658 के अंदर औरंगजेब व दारा सिकोह के मध्य पहला युद्ध होता है, जिसका नाम क्या है, धर्मत का युद्ध। ठीक है, धर्मत की लड़ाई लड़ी जाती है किस किस के बीच में, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। और इस लड़ाई में विजयी कौन होता है, इस लड़ाई के अंदर विजयी होता है औरंगजेब। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में दूसरी बार लड़ाई लड़ी जाती है, जिसे बोलते हैं देवराई की लड़ाई। सन 1659 में होता है देवराई का युद्ध। किस किस के बीच में, वही औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच में। और इस युद्ध के अंदर भी जो विजय होता है, वो होता है औरंगजेब। और इस बार दारा सिकोह को बंदी बना लिया जाता है, और गद्दी जो है, मुगल सल्तनत जो है, उस मुगल सल्तनत पर औरंगजेब जो है, वो औरंगजेब अपना अधिकार कर लेता है। तो एक तरफ मेवाड़ के अंदर राज सिंह गद्दी पर बैठे हुए हैं, और उसी समय गद्दी पर कौन बैठा हुआ है, औरंगजेब बैठा हुआ है। एक विवरण मिलता है, विवरण क्या मिलता है, विवरण यही मिलता है कि दारा सिकोह जो है,
वो मेवाड़ के राज सिंह के पास एक पत्र पहुंचाता है और उस पत्र के अंदर वह दारा शिकोह जो है वो मेवाड़ के राज सिंह से युद्ध के अंदर सहायता मांगता है। लेकिन राज सिंह ये पहले से जानते थे कि औरंगजेब जो है उसे पहले ही विजय मिल चुकी है और भविष्य में दिल्ली की सत्ता और शक्ति का केंद्र जो बनेगा वो औरंगजेब ही बनेगा। भविष्य के अंदर जो मुगल सल्तनत का शासक बनेगा वह औरंगजेब ही बनेगा। तो औरंगजेब ने तो राज सिंह ने यह कहकर उस दारा शिकोह के सहायता प्रस्ताव को टाल दिया कि राज सिंह के लिए तो शाहजहां के सारे राजकुमार एक समान ही हैं, राज सिंह के लिए किसी भी राजकुमार में कोई फर्क नहीं है। और जब औरंगजेब को यह बात पता चली तो औरंगजेब जो है वो राज सिंह के इस व्यवहार से बहुत खुश हुआ और औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने राज सिंह को उपहार के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के परगने भी दे दिए। ये शुरू के अंदर जो मेवाड़ और मुगल सल्तनत के बीच के जो रिलेशन थे, बीच के जो संबंध थे वो मधुर संबंध थे। क्यों? क्योंकि राज सिंह के द्वारा दारा शिकोह की मदद का ना किया जाना और राज सिंह के द्वारा अपनी चतुरता का परिचय देते हुए और परिस्थिति को समझते हुए औरंगजेब का अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया जाना औरंगजेब को बहुत अच्छा लगा, जिसके कारण से औरंगजेब क्या करता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के परगने जो हैं वो किसको दे देता है, वो मेवाड़ को दे देता है। जिसके कारण से ये मेवाड़ और मुगल संबंध जो है कुछ समय तक क्या होते हैं, अच्छे बने रहते हैं। लेकिन ये मेवाड़ और मुगल संबंध जो है वो ज्यादा समय तक अच्छे नहीं रहे। अगर औरंगजेब के सामने किसी शासक ने अपना सर उठाया तो उसका नाम क्या था, उसका नाम राज सिंह ही था। राज सिंह ने यह भी घोषणा करवा रखी थी कि अगर किसी भी हिंदू के साथ किसी प्रकार का कोई अत्याचार होता है तो वह बेझिझक राज सिंह से सहायता मांग सकता है। यह राज सिंह के द्वारा पहले से घोषणा करवाई जा चुकी थी और यह घोषणा जो राज सिंह ने करवाई थी यह भी औरंगजेब को बहुत ज्यादा खल रही थी, क्योंकि औरंगजेब जो है उसकी शासन नीति जो थी वो शासन नीति जो गैर धर्म वाले लोग थे, जो गैर धर्म वाले व्यक्ति थे, जो गैर धर्म वाला समुदाय था, उनके प्रति उसकी शासन नीति जो थी वो एक दमनकारी नीति थी। वह दमन करने का काम करता था गैर धर्म के व्यक्तियों, गैर धर्म के समुदाय को। तो इस कारण से भी औरंगजेब जो है वो राज सिंह के द्वारा जारी किए गए फरमान से खुश नहीं था, नाखुश था। अब होता क्या है मुगल और मेवाड़ संबंध के बीच में, मुगल और मेवाड़ संबंध के बीच में खराब होने के दो कारण मिलते हैं। पहला कारण जो मिलता है उसमें है राजकुमारी चंचल कुमारी का रोल, जो रूपनगर की राजकुमारी थी। और दूसरा कारण जो मिलता है वो मिलता है राजकुमारी चारुमती। ठीक है, ये कहां की थी, ये रूपनगढ़ जो पड़ता है किशनगढ़। ये दो कारण मिलते हैं जिसके कारण से शुरुआत होती है मुगल और मेवाड़ संबंधों के फिर से खराब होने की। असल में क्या था कि औरंगजेब जो था वो औरंगजेब विवाह करना चाहता था रूपनगर की राजकुमारी चंचल कुमारी के साथ। लेकिन राज सिंह क्या करते हैं, राज सिंह जो है वो पहले ही विवाह कर लेते हैं किसके साथ, चंचल कुमारी के साथ। तो चूंकि औरंगजेब विवाह करना चाहता था चंचल कुमारी के साथ, लेकिन विवाह कौन कर लेते हैं, विवाह राज सिंह कर लेते हैं। तो इस कारण से औरंगजेब के मन में राज सिंह के प्रति थोड़ी खटास की भावना आती है। दूसरी घटना क्या घटी, दूसरी घटना घटी कि औरंगजेब को पता चलता है कि किशनगढ़ के अंदर जगह है रूपनगढ़ और उस रूपनगढ़ की राजकुमारी है कौन, राजकुमारी चारुमती, जो अत्यंत सुंदर है। तो उस राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह करने के लिए सगाई का डोला जो है वो औरंगजेब भिजवाता है किशनगढ़। अब चूंकि औरंगजेब अगर सगाई का डोला भिजवाएगा तो ये अजमेर वालों की कहां बिसात की वह औरंगजेब को मना कर सके। तो ना चाहते हुए भी जो किशनगढ़ है उन किशनगढ़ वालों को तैयार होना पड़ता है। चारुमती का भाई मान सिंह था, उसे तैयार होना पड़ता है किसके साथ विवाह करने के लिए, औरंगजेब के साथ विवाह करने के लिए। यहाँ पर एक घटना और मिलती है, घटना ये मिलती है कि
एक समय क्या था कि राजकुमारी चारुमती जो है वो अपने महल की झरोखी में बैठी हुई थी, तो उसने देखा कि नीचे से कोई महिला जो है वो कुछ राजाओं के पोस्टर लेकर के जा रही है, कुछ राजाओं के चलचित्र लेके जा रही है, बने हुए फोटोएं लेके जा रही है। तो राजकुमारी चारुमती को क्या था, राजकुमारी चारुमती को उससे कलेक्शन का शौक बताते हैं कि उसे विभिन्न प्रकार के राजाओं की फोटोज को कलेक्शन करने का शौक था। तो राजकुमारी चारुमती जो है उस महिला को बुलाती है और उससे अलग अलग राजाओं के पोस्टर खरीदती है। तो वह महिला चूंकि दिल्ली से आई थी, इसलिए उस महिला के द्वारा औरंगजेब की फोटो दिखाई जाती है और औरंगजेब की फोटो दिखाकर कहा जाता है कि ये मुगल सल्तनत का शासक औरंगजेब है और महारानी राजकुमारी आपको इनकी जो फोटो है वो जरूर खरीदनी चाहिए। तो राजकुमारी चारुमती जो है वो फोटो भी खरीदती है, लेकिन उस फोटो का राजकुमारी चारुमती के द्वारा किए गए अपमान के कारण से वह जो महिला थी वह जाकर के सारी घटना दिल्ली के अंदर औरंगजेब को बताती है और औरंगजेब उस घटना से आक्रोशित होकर के, क्रोधित होकर के राजकुमारी चारुमती के लिए अपना विवाह प्रस्ताव भेजता है। लेकिन कारण कुछ भी रहा हो, हमारे लिए जो जानना जरूरी है वो यह जरूरी है कि औरंगजेब जो है, अब औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब राजकुमारी चारुमती के लिए अपना विवाह प्रस्ताव भेजता है। जब औरंगजेब राजकुमारी चारुमती के लिए विवाह प्रस्ताव भेजता है तो किशनगढ़ के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि औरंगजेब के भेजे हुए विवाह प्रस्ताव को ठुकरा सकें। तो किशनगढ़ वाले जो है वो इस बात के लिए औरंगजेब को हामी भर देते हैं कि आप जो है वो अपना शादी का डोला लेकर आ सकते हैं, राजकुमारी चारुमती का विवाह आपके साथ कर दिया जाएगा। लेकिन जब यह बात राजकुमारी चारुमती को पता चलती है तो वह इस बात से बहुत नाराज होती है और राजकुमारी चारुमती एक राजकुमारी चारुमती जो है वो क्या बोलते हैं, पत्र, राजकुमारी चारुमती एक पत्र भिजवाती है। किसके पास पत्र भिजवाती है? मेवाड़ में राज सिंह के पास। और राजकुमारी चारुमती कहती है उस पत्र के माध्यम से कि महाराज, क्या राजहंसी को बगुले की सहेली बनना पड़ेगा? मैं आपसे यह कहती हूं कि अगर मेरा विवाह आपके साथ नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या करके, आत्मघात करके अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन मैं औरंगजेब के साथ विवाह नहीं करूंगी। तो जब एक हिंदू राजकुमारी का ऐसा पत्र राज सिंह पढ़ते हैं तो राज सिंह को पहले ही राज सिंह ने घोषणा कर रखी थी कि किसी भी हिंदू के साथ कोई, अगर किसी भी प्रकार का हिंदू के साथ कोई अत्याचार होता है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो जो राज सिंह है वो अपने वचन की रक्षा की थी। और दूसरी बात, क्योंकि जो राजकुमारी चारुमती थी, यह उस पत्र के माध्यम से यह भी बताती है कि वह केवल और केवल विवाह करना चाहती है किसके साथ? राज सिंह के साथ, किसी और के साथ विवाह नहीं करना चाहती। तो इन दोनों ही कारणों से राज सिंह जो हैं वो क्या करते हैं, वो चारुमती से विवाह करने का निश्चय करते हैं। और निश्चय करने के बाद में राज सिंह जो है वो किसके पास एक पत्र भेजते हैं? राज सिंह पत्र भेजते हैं औरंगजेब के पास। और औरंगजेब के पास पत्र भेजकर राज सिंह कहते हैं कि देखो, मैं चारुमती से विवाह मैं करूंगा। चारुमती जो है वो एक हिंदू राजकुमारी है और चारुमती से विवाह कौन करेगा? चारुमती से विवाह राज सिंह करेगा। लेकिन औरंगजेब को यह बात पसंद नहीं आती, इसलिए औरंगजेब जो है वो इस पत्र के प्रत्युत्तर के अंदर अपनी सेना भेज देता है किशनगढ़, अपनी सेना भेज देता है अजमेर। और सेना भेज करके औरंगजेब यह चुनौती देता है कि जो भी युद्ध में जीतेगा वही किससे विवाह कर लेगा? राजकुमारी चारुमती से विवाह कर लेगा। तो एक तरफ औरंगजेब है और एक तरफ कौन है? एक तरफ राज सिंह है। जब युद्ध का प्रस्ताव पहुंचता है तो युद्ध का प्रस्ताव होगा तो मेवाड़ की सेना भी तैयार होगी। तो राज सिंह क्या करते हैं? राज सिंह जो है वो अपनी सेना को बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं अजमेर राजकुमारी चारुमती से विवाह करने के लिए। रास्ते के अंदर, अजमेर के अंदर आपको रोकना है किसे? आपको औरंगजेब की सेना को रोकना है। औरंगजेब को आगे बढ़ने नहीं देना है जब तक कि मैं राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह ना कर लूं। अब सेना लड़ने के लिए, मेवाड़ की सेना लड़ने के लिए जाएगी तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? हैरावल भाग में कौन लड़ेंगे? चुंडावत। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि यही तो राणा लाखा के द्वारा दिया गया वचन था कि मेवाड़ की हैरावल में कौन लड़ेगा? मेवाड़ की हैरावल में लड़ेंगे चुंडावत। तो मेवाड़ की हैरावल का नेतृत्व कौन करेगा? सलूम्बर के चुंडावत। और उस समय सलूम्बर जो है, उस सलूम्बर का जो मुख्य ठिकानेदार था वो कौन था? सलूम्बर का मुख्य ठिकानेदार जो था वो रतन सिंह चुंडावत जो था वो सलूम्बर का मुख्य ठिकानेदार था। तो सलूम्बर
के रतन सिंह चुंडावत को। तो राज सिंह के द्वारा पत्र किसके पास भेजा गया? राज सिंह के द्वारा पत्र भेजा गया सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत के पास। जो रतन सिंह चुंडावत हैं, इन रतन सिंह चुंडावत की भी उसी दिन विवाह हुआ था जिस दिन उन्हें मेवाड़ की ओर से पत्र मिलता है औरंगजेब से लड़ने के लिए। जो रतन सिंह चुंडावत हैं, इन रतन सिंह चुंडावत की अगर हम बात करें, पत्नी की बात करें, तो रतन सिंह चुंडावत की पत्नी का नाम था सहल कंवर। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? इनका विवाह हुआ था सहल कंवर के साथ। जो रतन सिंह चुंडावत हैं, इन रतन सिंह चुंडावत का विवाह किसके साथ हुआ था? रतन सिंह चुंडावत का विवाह होता सहल कंवर के साथ। सहल कंवर कहाँ की थी? सहल कंवर बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी। बूंदी के हाड़ा चौहानों की, बूंदी के जो हाड़ा राजा थे, उन हाड़ा राजाओं की पुत्री थी। तो ये क्या होगी? सहल कंवर को हाड़ी रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस दिन राज सिंह का पत्र पहुंचता है युद्ध का, औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए रतन सिंह चुंडावत के पास, तो रतन सिंह चुंडावत की रतन सिंह चुंडावत का भी उसी दिन विवाह होता है और अगले दिन रतन सिंह चुंडावत को लड़ने के लिए जाना है। चूंकि हैरावल भाग का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? हैरावल भाग का रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया जाएगा सलूम्बर के चुंडावतों के द्वारा। तो रतन सिंह चुंडावत को उस युद्ध को लड़ने के लिए जाना ही है। जब यह खबर मिलती है रतन सिंह चुंडावत को कि भाई आपको महाराणा राज सिंह जो है वो युद्ध के लिए याद कर रहे हैं, तो रतन सिंह चुंडावत युद्ध के लिए मना कर देते हैं कि भाई खुद की शादी की उनको पड़ी हुई है, आज मेरी शादी हुई है, मैं अपनी शादी को एंजॉय ही नहीं कर पा रहा, तो मैं क्यों जाऊं? महाराणा राज सिंह की शादी के लिए मैं क्यों जाऊं? लेकिन जब ये बात पता चलती है सहल कंवर को, तो सहल कंवर रतन सिंह चुंडावत को समझाती है कि जो हमारे पूर्वज थे राणा चुंडा, जिनके द्वारा किए गई इतनी प्रतिज्ञा के कारण से हमें हैरावल में लड़ने का आज मौका मिल रहा है, तो सहल कंवर ये नहीं चाहती कि उसके कारण से रतन सिंह चुंडावत जो है वो अपने धर्म के विरुद्ध चले जाएं और हैरावल में लड़ने का जो गौरव मिलता है उस गौरव को छोड़ दें और आने वाली पीढ़ियां ये कहें कि रतन सिंह चुंडावत के समय एक महिला आई थी सहल कंवर, जिसके कारण से रतन सिंह चुंडावत ने हैरावल में लड़ने का जो हमें अधिकार मिला था, जो गौरव मिला था, उसे त्याग दिया। तो ये सहल कंवर बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए सहल कंवर ने रतन सिंह चुंडावत को समझाया और समझा कर रतन सिंह चुंडावत को युद्ध लड़ने के लिए भेजा। जब रतन सिंह चुंडावत युद्ध लड़ने के लिए भारी मन के साथ जा रहे थे, क्योंकि उनका मन नहीं था युद्ध में लड़ने के लिए, तो रतन सिंह चुंडावत जब निकल रहे थे तो निकलते समय उन्होंने देखा कि झरोखे के ऊपर सहल कंवर खड़ी है। तो उन्होंने सहल कंवर के पास एक अपना सैनिक भेजा और सैनिक भेज करके सहल कंवर से एक निशानी मांगी कि मैं युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा हूं, तो आप मुझे एक निशानी दीजिए। प्रसिद्ध कवि मेघराज मुकुल इसी बात पर लिखते हैं कविता सेनानी, और सेनानी ये कहती है कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। मतलब रतन सिंह चुंडावत के द्वारा क्या मांगी गई? एक निशानी मांगी गई, और निशानी के अंदर वह छत्राणी ऐसी थी, वह हाड़ी रानी सहल कंवर ऐसी थी कि वह अपना सर काट के दे देती है। हुआ क्या कि रतन सिंह चुंडावत जो है वो जाते समय अपनी जो रानी सहल कंवर है उस सहल कंवर से एक निशानी मांगते हैं, और निशानी के अंदर सहल कंवर ये समझ जाती है कि मेरा पति जो है वो अभी मोह के अंदर है, मेरा पति जो है वो मेरे आकर्षण में है और ये युद्ध लड़ नहीं पाएगा, और युद्ध ये लड़ नहीं पाएगा तो सलूम्बर ठिकाने की उसके अंदर नाक कटेगी, क्योंकि चुंडावत जो है वो अपने पराक्रम के लिए जाने जाते हैं और वो पराक्रम युद्ध में दिखा नहीं पाएंगे, तो फिर जिसका कारण मैं बनूंगी। इसलिए सहल कंवर क्या करती है? सहल कंवर निशानी के तौर पर अपने सर को काट करके रतन सिंह चुंडावत के पास भेज देती है। और जब रतन सिंह चुंडावत उस कटे हुए सर को देखते हैं तो रतन सिंह चुंडावत के मन में वही विरक्ति का भाव आता है, रतन सिंह चुंडावत के मन में वही पराक्रम का भाव आता है जो उनके पूर्वज जो है वो लगातार दिखाते आए और जिनके कारण से उसे हरावल में लड़ने का गौरव मिलता है। रतन सिंह चुंडावत इस युद्ध के अंदर अजमेर की देशुरी किनाल में ऐसा पराक्रम दिखाते हैं कि जो औरंगजेब की सेना है वो एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पाती, और इस पराक्रम के दौरान रतन सिंह चुंडावत सहल कंवर के बालों को अपने गले में बांध लेते हैं और उस कटे हुए मस्तक के साथ रतन सिंह चुंडावत उस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, लेकिन औरंगजेब की सेना को एक कदम भी आगे बढ़ाने नहीं देते। और इसी रतन सिंह चुंडावत के पराक्रम के कारण से और इसी हाड़ी रानी सहल कंवर के द्वारा किए गए बलिदान के कारण से राज सिंह जो है और राज सिंह चारुमती के साथ विवाह करने में सफल होते हैं। तो राज सिंह का विवाह किससे हो जाता है? चारुमती के साथ राज सिंह का विवाह हो जाता है। तो दो घटनाएं घट गई यहां पर औरंगजेब के साथ। पहली घटना औरंगजेब के साथ घटेगी, चंचल कुमारी के साथ विवाह नहीं कर पाया। दूसरी घटना औरंगजेब के साथ क्या घट गई? दूसरी घटना औरंगजेब के साथ घट गई, चारुमती के साथ वो विवाह
नहीं कर पाया। ये दो प्रमुख घटनाएं, इसके अलावा और भी घटनाएं हैं, जैसे राज सिंह के द्वारा क्या श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है, उस श्रीनाथ जी की मूर्ति को शरण दिया गया। राज सिंह के द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया, उसका विरोध किया गया। तो ऐसे और भी कारण हैं जिसके कारण से क्या होता है, औरंगजेब और राज सिंह के मध्य क्या होती है, मध्य एक दूसरे के लिए मनमुटाव आते हैं। और मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज्य बना जो औरंगजेब के खिलाफ सीना तान कर खड़ा होता है, और औरंगजेब के द्वारा किए गए जितने भी कर लगाए गए थे उन सभी करों के खिलाफ, या औरंगजेब के द्वारा जो भगवान की मूर्तियों को नष्ट किया जाता था, उन सबको शरण देने का काम राज सिंह के द्वारा किया जाता है। तो मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज्य था जो राजस्थान के अंदर सर तान के खड़ा था, सीना तान के खड़ा था, छाती ठोक के खड़ा था औरंगजेब के सामने, और औरंगजेब चाह कर भी राज सिंह का कुछ नहीं कर पा रहा था। तो आज की क्लास में हम बच्चों यहीं तक डिस्कस करेंगे, बाकी हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।